सिद्धार्थनगर से आ रही है। बिना मास्क पहने टीका लगाते एएनएम का वीडियो वायरल हुआ है। 18 साल के ऊपर के लोगों का जो वैक्सीनेशन हो रहा है और वायरल वीडियो आज का ही बताया जा रहा है। विकास खंड बासी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चेतिया का वीडियो बताया जा रहा है। जब स्वास्थ्य कर्मी ही मास्क नहीं लगा रहे हैं तो जनता से कैसे उम्मीद की जाए, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे लोगों को समझाया जा सकेगा कि मास्क बेहद जरूरी है। तो स्वास्थ्य कर्मियों का ये हाल है कि बिना मास्क के ही एएनएम वैक्सीनेशन कर रही थी और अब इस वीडियो के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर जिन पर व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी है वो ऐसी लापरवाही करेंगे तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से कैसे ये मैसेज जा पाएगा कि मास्क जरूरी है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मास्क जरूरी है, उसके बावजूद नियमों का पालन बड़े स्तर पर नहीं हो रहा है। लेकिन सिद्धार्थनगर में तो हद हो गई, यहाँ पर एएनएम ही मास्क में नजर नहीं आई। और बड़ी खबर लखनऊ से है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में नई सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सुभाषपा अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। भागीदारी संकल्प मोर्चा के कन्वीनर हैं ओम प्रकाश राजभर। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी के साथ आने की राजभर की चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि एबीपी गंगा से बातचीत की ओम प्रकाश राजभर ने और उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से मिलने के लिए बुलाया गया था। आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर मुलाकात हुई। किसी से मिलने में कोई बुराई नहीं है, गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं हुई है। जो बात मैं पहले कहता रहा उन्हीं बातों से उन्हें अवगत कराया है। आज सुबह सुबह पहुंच गए स्वतंत्र देव सिंह के पास, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कुछ बात हुई, साथ फिर आएंगे क्या 22 में? नहीं, हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। अपना खुद काम था और पहले तो वो पिछड़े जाति से आते हैं, पिछड़े समाज के हैं। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मैं भी पिछड़े समाज से आता हूँ। पिछड़ों का जो कुछ समस्याएं हैं, कुछ चीज़ें हैं, उस संबंध में चर्चा पर चर्चा करने को लेकर के, जैसे आज प्रदेश की हालत ये है कि बंजारा है, बहेलिया है, पाल है, प्रजापति है, अर्कबंसी है, नाया, ये आपके पाल, प्रजापति, कुम्हार है, बिंद है, मल्लाह है, कश्यप है, ये तमाम जातियां जो उपेक्षित हैं इनको कैसे हिस्सा मिले। और इन्हीं बिंदुओं पर हम बराबर प्रयासरत रहते हैं। और जहाँ तक सवाल स्वतंत्र पटेल जी से मिलने का है तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उसका पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं। 1 घंटे तक मुलाकात हुई है तो उसमें केवल शिष्टाचार मुलाकात तो होते नहीं, वो तो 5 या 10 मिनट में शिष्टाचार मुलाकात हो जाती। भाई अब आप उनकी पीड़ा सुन रहे थे, वो हमारी पीड़ा सुन रहे थे। उनकी भी कोई पीड़ा है क्या? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। मतलब कि अब नेता सुबह 7 बजे उठ करके अब जनता से मिलना एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। आज हमको अंदाज है कि हजारों में ऐसे मिलेंगे जो जनता के प्रति उत्तरदायी रखते आप हैं। उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा आपने बनाया, 2 साल से आप बीजेपी के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, तमाम सारे लोगों को जोड़ रहे हैं। ओवैसी को आप उत्तर प्रदेश में आपने आमंत्रित किया, वो आए। अब अगर आप बीजेपी के साथ जाएंगे तो वहां पर दरार नहीं पड़ेगी? तो कहाँ हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी से हमारा समझौता नहीं होगा, ये फाइनल बता रहा हूँ। हमारा समझौता होगा तो कांग्रेस से हो सकता है, बसपा से हो सकता है और सपा से हो सकता है, और बीजेपी से हम समझौता नहीं करेंगे। और इतना हम आज फिर गारंटी के साथ कह रहा हूं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। वह यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ओम प्रकाश राजभर और स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात को निजी बताते हुए कहा कि राजनीति में भी निजी रिश्ते होते हैं और ओपी राजभर हमारे पुराने सहयोगी रह चुके हैं। राजनीति में एक दूसरे से भेंट हो जाना, ये कोई राजनीतिक गठजोड़ों के ओर संकेत कर रहा हो या इस प्रकार का राजनीतिक कोई मंतव्य रहा हो, ये आवश्यक नहीं हुआ करता। मुझे जानकारी नहीं किससे भेंट हुई, लेकिन इतना जरूर आप मान के चलिए कि हम लोग राजनीति में ये हमेशा सबसे, माननीय अटल जी भी यही किया करते थे कि कटुता का भाव नहीं होना चाहिए। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट में चिंता जताई गई है। महज शादियों के लिए हो रहे धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट ने मुगल बादशाह अकबर की जोधा भाई के साथ हुई शादी का उदाहरण देकर बेवजह
धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अकबर और जोधा भाई की शादी से सबक लेकर धर्म परिवर्तन की गैर जरूरी घटनाओं से बचा जा सकता है। अकबर और जोधा भाई ने धर्म परिवर्तन किए बिना एक दूसरे के साथ विवाह किया, एक दूसरे का सम्मान किया और उनके धर्म और पूजा पद्धति का आदर किया। दोनों के विवाह और रिश्ते में धर्म कभी आड़े नहीं आया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है और हाईकोर्ट ने कहा कि शादियों के नाम पर बेवजह धर्म परिवर्तन सही नहीं है, इस पर चिंता करने की जरूरत है। और कोर्ट ने उदाहरण दिया है जोधा भाई और अकबर का। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, ये जो टिप्पणी कोर्ट की आई है, चिंता आई है, क्या किसी ने कोई याचिका दाखिल की गई थी? किस संदर्भ में कहा गया है और क्या कहा गया है? जिले का मामला है जहां पर एक जावेद नाम के एक शख्स है जिन्होंने एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ धोखे से निकाह किया था। बाद में उस मामले में लड़की ने मजिस्ट्रेट से इनके खिलाफ बयान दिया, जिस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो अपनी जमानत की अर्जी इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया और तमाम तल्ख टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि महज शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन पूरी तरह से गलत होता है, अवैध होता है। और कोर्ट ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में ये बाकायदा कोट किया है कि मुगल बादशाह अकबर की जोधा बाई के साथ हुई शादी को जो है वो नजीर के तौर पर देखा जा सकता है। अकबर और जोधा बाई दोनों अलग अलग धर्मों के थे, लेकिन दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे से रिश्ता निभाया बल्कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान किया, उनकी पूजा पद्धति का सम्मान किया। तो कोर्ट का जो ये टिप्पणी थी वो ये बताने के लिए काफी थी कि इस तरीके से जो शादियों के लिए महज धर्म परिवर्तन किया जाता है वो गलत किया जाता है। अलग अलग धर्मों में रहकर भी विवाह किया जा सकता है, एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाया जा सकता है, एक दूसरे के धर्म में आदर किया जा सकता है, एक दूसरे की पूजा पद्धति का आदर किया जा सकता है। इससे रिश्तों में मजबूती आती है, क्योंकि महज लालच, डर व दबाव में किया गया धर्म परिवर्तन हमेशा न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नुकसान पहुंचाता है बल्कि ये देश और समाज के लिए भी नुकसानदायक। बिल्कुल, और कितना इस चिंता को लोग समझ पाएंगे ये भी अपने आप में एक सवाल है। शुक्रिया मोइन आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध तरीके से बनाई गई बिल्डिंग के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसके तहत अब तक जीडीए ने करीब 2 दर्जन इमारतों को सील कर दिया। जीडीए की कार्रवाई की वजह से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जीडीए की कार्रवाई के पीछे सरल शमन योजना है, जिसके जरिए जीडीए अपना राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जीडीए के अधिकारियों की माने तो प्रशासन के निर्देश के बाद सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इंदिरापुरम साहिबाबाद में बड़ी और ऊंची इमारतें बनकर तैयार हैं। वहीं जीडीए पर आरोप लग रहा है कि जब ये इमारतें बन रही होती हैं तब इस पर कार्रवाई नहीं होती और बाद में सीलिंग कर कार्रवाई का दिखावा होता है। गाजियाबाद में करीब 300 इमारतें ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई की गई। प्राधिकरण स्तर से अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए कार्रवाइयाँ हर समय जारी हैं। इसके लिए बहुत सख्त निर्देश प्रभारीगण को दिए गए हैं। हम विगत वर्ष लगभग 300 से अधिक ऐसी इमारतें थी जिनको हमने सील किया था। 30-40 इमारतें ऐसी बड़ी बड़ी थी या कॉलोनी थी जिनको हमने तोड़ा था। इस वर्ष भी हमारा अभियान इसी प्रकार सीलिंग का और ध्वस्तीकरण का निरंतर है। विकास प्राधिकरण ने आजकल अभियान चलाया हुआ है और अभियान चलाया हुआ है उन बिल्डिंगों पर जो बिल्डिंग अनियमितताओं के तहत बन रही हैं, बिना नक्शे के बन रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पट्टी दिखाई दे रही है इस हरी चादर के अंदर ये जो पट्टी है ये सीलिंग की कार्रवाई है। लगातार सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं जिन्हें लगातार जो गाजियाबाद का विकास प्राधिकरण है उन्हें सील कर रहा है। लेकिन बात यह है कि जिस समय यहाँ नींव रखी जाती है और नींव के बाद कई मंजिला इमारत तैयार हो जाती है वो किस तरह होती है, तो कहीं ना कहीं ये एक जीडीए का भ्रष्टाचार है जो सामने आ रहा है कि जब नींव से लेकर बिल्डिंगें बननी शुरू हो जाती हैं और शुरू होने के बाद जब बिल्डिंग अपने अंतिम रूप में पहुंचती है तो तब उन पर सीलिंग की कार्रवाई की जाती है। तो जीडीए का जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार इस बात का है कि जो अधिकारी हैं, कहें तो निचले अधिकारी हैं या कुछ बीच के अधिकारी हैं, वे इन सभी बिल्डिंगों में लिप्त होते हैं। कहीं ना कहीं पैसा लिया जाता है और ये पैसे का एक बड़ा मोटा खेल होता है। हालांकि इस मामले में अभी तक तमाम एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन अगर कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई में सिर्फ एक हिला हवाली ही की बात की जाती है कि जो कार्रवाई है वह कार्रवाई अच्छे से नहीं की जाती। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।
और बड़ी खबर सीतापुर से है। चिकित्सक की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी गई। हरगांव थाने के मुद्रासन इलाके की घटना है। कुख्यात बदमाश ने घर में घुसकर डॉक्टर मुनेंद्र की हत्या कर दी। तलवार से गर्दन काट दी गई। पुलिस अधिकारी बदमाश को पकड़ने में जुटे हुए हैं। तो बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया है सीतापुर से, जहां पर चिकित्सक की तलवार से गला काटकर हत्या की गई। पुलिस अधिकारी बदमाश को पकड़ने में जुटे हुए हैं। कुख्यात बदमाश है, हथगांव के मुद्रासन इलाके की घटना है और कुख्यात बदमाश ने घर में घुसकर डॉक्टर मुनेंद्र की गर्दन काटकर हत्या कर दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कानपुर के अरविंद राज त्रिपाठी को प्रदेश मंत्री बनाया है, जिसके बाद बवाल मचा है। काकादेव थाने के हिस्ट्री शीटर अरविंद को एक मामले में निचली अदालत सजा भी सुना चुकी है। इसके बावजूद पार्टी ने चुनावी साल में अरविंद राज त्रिपाठी और छोटी त्रिपाठी को अहम पद दिया। तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दबी जुबान इसका विरोध किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के 26 पदाधिकारियों की सूची सोमवार को जारी की गई। काकादेव थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक अरविंद हिस्ट्री शीटर है। हालांकि अरविंद त्रिपाठी की अपनी सफाई है। अरविंद की माने तो जिन 16 मुकदमों की बात हो रही है, उनमें एक मुकदमा फीस वृद्धि के विरोध का बचा हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपनी टीम घोषित की है और इस टीम में एक नाम विवादों के घेरे में घोषणा के साथ ही आ गया है। कानपुर का अरविंद राज त्रिपाठी और छोटू त्रिपाठी प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी इनको दी गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बड़े विवादित हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, गैंगस्टर हैं। बात करते हैं छोटू त्रिपाठी से। आपकी नियुक्ति के साथ ही विवाद जुड़ गया है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, लेकिन आपका ही चरित्र और चाल जो है वो ठीक नहीं। हमारा चाल और चरित्र बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी परिषद से राजनीति करके आए और कानपुर में यहाँ छात्र राजनीति से मैं रहा, यहाँ DAV महाविद्यालय का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। तो छात्र राजनीति के समय जो आंदोलन या आपसी गुटबाजी के मुकदमे होते रहे वो हुए, उनको मैं स्वीकार करता हूँ। वर्तमान में मेरे सारे मुकदमे या तो पुलिस द्वारा ख़त्म किए गए या न्यायालय ने मुझको क्लीन चिट दी, समाप्त हो चुके हैं। एक मुकदमा सिर्फ पेंडिंग है। और जो जहाँ तक बात रही हिस्ट्री सीट की, तो क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, यहाँ पर बसपा की सरकार में एक प्रत्याशी बहुत कम वोटों से यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हारे थे। तो आगरा की जहाँ पर थाना मंटोला में सपा सरकार में मंत्री रहे चौधरी बशीर की तीसरी पत्नी ने तलाक का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता की शिकायत पर SSP मुनिराज ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोपी पहले भी पत्नी के उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया है। तो पीड़िता के अनुसार चौधरी बशीर ने 8 दिन पहले ही छठी शादी की। जानकारी के अनुसार थाना ताजगंज की निवासी पीड़िता की शादी 11 नवंबर 2012 को हुई थी। आरोप है कि उसका पति से विवाद चल रहा है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जब ABP गंगा संवाददाता ने चौधरी बशीर के घर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, वो कैमरे के सामने नहीं आए। क्या है पूरा मामला? तीसरी पत्नी ने वीडियो में उत्पीड़न का आरोप लगाया। चौधरी बशीर पर मारपीट, गाली गलौज का आरोप है और आरोप ये भी है कि पूर्व मंत्री ने 6 शादी की, 6वीं शादी की है कुछ दिन पहले। हालांकि इस पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार अयोध्या के 84 कोस मार्ग और अन्य सड़क परियोजना को लेकर मुलाकात हुई है। अयोध्या में चल रहे निर्माण और विकास कार्य को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई।